हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिदम। आई एम पढ़ाने क्लास 8 साइंस मिशन बुक का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 1। अगर आपको आगे का पार्ट चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख लो किसने कहा कि नहीं है ना। तो स्टार्ट करें, चलो लेट्स बिगिन। और हाँ, आपको पिछले के चैप्टर्स चाहिए तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साइंस के मैंने बहुत सारे चैप्टर बना रखे हैं। हिस्ट्री के चैप्टर, आपको एसएसटी के चैप्टर्स चाहिए तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को, और पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो समझ आ जाए, है ना। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। The earth is full of life. No one knows exactly the number of varieties of living organisms existing on the earth. Many of the organisms have not been seen and identified. Presently, there are millions of organisms on the earth, and many of the precious plants and animals type species are being lost, and more are on the verge of disappearing from the earth, either due to natural calamities or because of mishandling of the wildlife by man. तो स्टार्टिंग से तो हमें ये पता चलता है कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है लाइफ की, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं अर्थ पे। ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग इज नोन एज ऑर्गेनिज्म, है ना जी। तो अब जैसे कि हमने यहाँ देख रखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर लेकिन मेन टाइप के तो हम होते हैं। नहीं बेटी, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ही पता नहीं कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जर्म्स, वायरसेस, पता नहीं कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ही। तो आप शायद समझ गए होंगे, है ना। हाँ, जैसे कि पिछले हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी तक तो हमें बस इतना पता है। क्या पता बाद में हमें ये पता चले कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा था, उनके ऊपर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना। फिर उनका नाम रखेंगे हम लोग 2x माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वर्जन 2.0। वाह, क्या नाम है, मैंने रखा है, चलेगा तो बोलो। आर लॉस्ट ऑन, और फिर ये बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ऐसे स्पीशीज़ भी हैं जो पहले रहा करती थी लेकिन अब नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा डायनासोर। अरे कभी हमने तो रियल का डायनासोर देखा नहीं, छू के कभी नहीं देखा सर उसको, है ना। सर क्या आप हमें दिखा सकते हो? मैं कहाँ से दिखाऊंगा डायनो कौन सा, मैंने घर में पाल रखा है ना। बस फिर तो डायनासोर ऐसे प्रजाति के स्पीशीज़ हैं जो अभी मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है ना, दुनिया के किसी और बंदे के पास हैं। तो आप जाके मिले ना, जरा मेरे को बुला लेना, हैंड चेक कर लूँगा, है ना। हाँ, तो फिर और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डोडो, जैसे कि है ना, डोडो एक बर्ड होती थी जो अब लुप्त हो चुकी है। कितने दुख की खबर है, सुन के रोना आ गया। आगे, वी मस्ट अडॉप्ट मेजर्स टू कंजर्व द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। हमें कुछ ऐसे राह अपनानी चाहिए जिससे कि हम लोग और ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स को सेव कर सकें, है ना। हाँ, मैं ही मानता हूँ। Proceed to learn about the conservation of plants and animals. We may learn about biosphere, biodiversity, genera and species, wildlife and ecosystem. हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए जी, हम पढ़ेंगे। आप पढ़ाओ तो सर, ठीक है पढ़ो, आ जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोस्फीयर से। The word biosphere has come from two words. बायोस्फीयर जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलके बना है। बायो जिसका मीनिंग है लाइफ, और स्फीयर जिसका मीनिंग है अर्थ, एंड एटमॉस्फेयर अराउंड हेयर, अराउंड इट, है ना। सबसे पहले हुई अर्थ। अब अर्थ को लगी ठंड तो उसने एक चादर लपेट ली जिसका नाम था एटमॉस्फेयर। उस चादर को अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। तो बस ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा स्फेयर, ठीक है। और बायो लाइफ, लाइफ के ऊपर का स्फेयर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर, हमने पढ़ लिया। इट इंक्लूड्स लाइफ ऑन अर्थ, ऑन लैंड, इन सॉइल, इन वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ बता रखा है कि यहाँ पर जो लाइफ है ये अर्थ के, लैंड के ऊपर भी है, सॉइल के अंदर भी है, वाटर के अंदर भी है ना। सर वाटर के अंदर तो हम मानते हैं मछलियाँ रहती हैं। अब सॉइल के अंदर कौन रहता है? हमारी हड्डियाँ तो अब जी के डांस तो करती नहीं होंगी, नहीं ना। वहाँ कौन रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ और इंसेक्ट्स, जैसे सांप सूप भी रह लेते हैं। वैसे तो मैंने मना नहीं किया कि वो नहीं रह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी मर्जी, वो जहाँ भी रहें। हाँ, आगे इट इंक्लूड, ये तो पढ़ लिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट wherever suitable and life supporting conditions are available.
ऑर्गेनिजम्स वहीं रहते हैं जहाँ उनको रहना पसंद हो, जहाँ उनका मन करे कि हमें यहाँ बहुत कंफर्टेबल सा फील होता है, हम यहाँ रहेंगे। कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा। चलो आगे बढ़ो। अपॉन द अर्थ ऑन विच वाइल्ड लाइफ इज बीइंग प्रिजर्व्ड, बायोस्फीयर इज दैट प्रोटेक्टेड पार्ट। बायोस्फीयर हम उसी प्रोटेक्टेड पार्ट को कहते हैं। कौन से? जोन ऑन द अर्थ विच सपोर्ट लाइफ एंड इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल काइंड। अब ये जो सेंटेंस है ये इटैलिकाइज्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ गए ना? डेफिनेशन छे, डेफिनेशन दिमाग की घंटी बजी। चलो आगे बढ़ो। बायोडाइवर्सिटी, देयर इज अ ग्रेट नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। बहुत बड़ा नंबर और वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अर्थ पे। इट इज एस्टिमेटेड दैट नियर बाय 10 or to 15 million types species of organisms are there on the earth, of which nearly 2 million have been discovered. कहा जाता है कि 10 से 15 मिलियन की ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज रहती हैं अर्थ पर, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 2 मिलियन को ही ढूंढा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमने 2 मिलियन को ढूंढा है तो हमें क्या भविष्यवाणी दी किसी ने कि 15 मिलियन आपको पता चलेगा बाद में जाके कि 15 मिलियन सॉरी फ्रेंड्स स्पीशीज हैं अर्थ पे? नहीं नहीं, हमें किसी ने भविष्यवाणी नहीं की। हमें ऐसा शक हो रहा है कि इतने तो होंगे यार, है ना? हाँ बेचारे हम लोग छुपे हुए हैं, लेकिन हम भी डिटेक्टिव हैं, हम भी उनको ढूंढ के ही रहेंगे। Many of the organisms are still not known to man. बहुत सारे organisms ऐसे हैं जो अभी तक हमें कुछ नहीं उनके बारे में पता चला। In addition, new varieties of organisms are evolving. इसी के साथ नए नए वैरायटी के organisms evolve हो रहे हैं, coming into existence में आ रही हैं। And many of the old forms are disappearing. और बहुत सारे ओल्ड फॉर्म्स डिसअपियर हो रहे हैं। जो पहले ऑर्गेनिज्म रहते थे वो अब नहीं रहे, बिकमिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कि कोई वस्तु, स्थान, जानवर जो भी था पहले था अब नहीं है, निकलो। फ्रॉम टाइम टू टाइम द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म वेराइटी ऑफ द ओह यार पेज ही खत्म हो गया। चलो आगे करके देखते हैं, है ना? वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अरे भाई कितनी और सुनाएगा? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी, हाँ सॉरी ये तो बायोडाइवर्सिटी है ना? अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं तो हमको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, पता है हमें। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, बहुत सारे टाइप के। लाइफ ऑफ वेराइटी, द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन हैबिटेट इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट। हैबिटेट क्या पढ़ा था हमने? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं जाके अपना बसेरा लगा लेगा, सो जाएगा, लेट जाएगा, रहने लगेगा, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? उसका क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बताओ बताओ बताओ। हैबिटेट। हम क्या कहेंगे? उसका हैबिटेट। अब यहाँ बता रखा है कि जो हैबिटेट पे जब अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो हम उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वाओ। उस हैबिटेट में जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म रहता होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। आगे जेनस एंड स्पीशीज। वो ये कैसा चीज़ है? पहली बार सुन रहे हैं। स्पीशीज तो पहले भी सुना था। जेनस क्या पढ़ते हैं? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्पीशीज का एक ग्रुप है इंडिविजुअल प्लांट्स एंड एनिमल्स का, हैविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलैरिटीज। उनके बहुत सारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिमिलैरिटीज होती हैं। एंड स्पीशीज इंटरब्रीड फ्रीली, और वो इंटरब्रीड करती हैं फ्रीली। जैसे कि ड्रैगन सिटी खेली होगी किसी ने तो उसको पता होगा ब्रीड क्या होता है। ब्रीड क्या होता है? जब किसी भी अलग जब किन्हीं दो जानवरों का बच्चा होगा जो, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रीडिंग। फ्रीली अमंग themselves to give rise to progeny, offspring similar to the parents. Go through the following examples. तो देखते हैं क्या है। डोमेस्टिक कैट, इसकी साइंटिफिक नेम क्या है? फीलिस डोमेस्टिकस। टाइगर, फीलिस टाइग्रिस। लेपर्ड, फीलिस लेपर्डस। लायन, फीलिस लियो। उसके बाद अब देखते हैं ट्रीज का। बनियान, फिकस बेंगानिसिस। पीपल ट्री, फिस्कस रेलिगोसा। फिग ट्री, फिकस ग्लोमेरेटा। एंड रबर ट्री, फिकस एल्स्टिका। अब आपको इसकी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने हमें इनको कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं, हमें बस इनको याद करना है और बाद में जाके साइंटिस्ट को सुनानी है फ्यूचर में जाके,
है ना। तो बस ऐसे ही नाम दे रखे हैं इनको। साइंटिफिक नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज टर्म्ड एज बायोनोमियल nomenclature. फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जेनरिक। फर्स्ट नाम उसका जेनरिक मतलब कि जेनस से रिलेटेड है। नेम ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम इज स्पीशीज नेम। स्पीशीज कौन सी है वो। फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ गिवन अबव नोट दैट ऑल द वेराइटीज ऑफ कैट्स आर गिवन द नेम फीलिस। हर वेराइटी कैट्स को फीलिस कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कैट है वो टाइगर, लेपर्ड और लायन की मासी होती है ना। तो बस यही खानदान है, चलो इनका नाम दे दिया फीलिस। फीलिस इज अ जेनरिक नेम ऑफ ऑल द कैट्स, मे बी डोमेस्टिक कैट और वाइल्ड कैट। जेनरिक टर्म इज derived from the word term genus, which represents a group of individuals of common structural characteristics. ये ग्रुप को दिखाता है। All the cats belonging to genus Felis are with a thick fur covered body, poisoned teeth and sharp claws, but they do not interbreed. अब जेनस के जो होते हैं इनमें क्या होता है कि इंटरब्रीड नहीं कर सकते। चाहे इनका जेनस सेम है, खानदान सेम है, लेकिन ये लोग इंटरब्रीड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर इनकी स्पीशीज़ भी सेम है, जैसे कि पीछे वाला नाम है ना डोमेस्टिकेटस, है ना। अगर एक डोमेस्टिकेटस कैट है और दूसरा डोमेस्टिकेटस कैट है तो ये लोग इंटरब्रीड कर सकते हैं, पर ये डोमेस्टिक कैट और लॉयन इंटरब्रीड नहीं कर सकते। उल्टा मेरे को तो लगता है जो सामने आएंगे तो एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। हाँ, ऑल द कैट्स बिलोंग, ये तो हो गया। हाँ, सिमिलरली अमंग प्लांट्स टू ऑल फिकस प्लांट्स बियर सिमिलर स्ट्रक्चर। सारे के सारे जो फिकस प्लांट्स हैं इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बट पॉलन्स फ्रॉम Beengus species can pollinate the flowers फ्रॉम भेनगस स्पीशीज ओनली। जैसे कि हमने देखा कि जो बनियान ट्री के जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये सिर्फ बनियान ट्री के पॉलन ग्रेन्स में ही जाएंगे। अब ये पीपल के पॉलन ग्रेन्स में जाके पीपल और बनियान का सेम फल नहीं देंगे, मिला जुला नहीं देंगे ना। हाँ, आगे है thus species is a group of individuals having certain common character and interbreed freely among the members of the same species to produce fertile offspring. fertile offspring मतलब कि जो बाद में जाके वो भी उसका भी कोई ज़िंदगी में हो, है ना। आ गया फ्लोरा एंड फोना। ये अब जो मैंने आपको समझाया ना स्पीशीज़ और जेनस वाला, ये इस क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो तब के लिए भी थोड़ा सा सोच और समझने के लिए, है ना। अब इसे सारा इसका खोद के निकालने मत लग जाना। आ गया फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा हम किसको कहते हैं मैं अभी से आपको बताता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत है ना, आई टाइम वेस्ट करना। फ्लोरा क्या होता है, किसी भी जगह अगर जो भी हमारे आइडेंटिफाइड कि जिनको हम जानते हैं ऑर्गेनिजम्स को, है ना, ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम कुछ और कहते हैं, लेकिन वो भी 2 टाइप में होते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन की कैटेगरी में आता है या फिर एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो चल फिर सकते हैं, उन कैटेगरी में आते हैं तो हम उसको कहेंगे फ्लोरा। और अगर वो ट्री के कैटेगरी में आते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, फौना। Some plants and animals are the natural inhabitant of a particular area. The specific plant growing naturally is a particular area from the flora of the area. जो प्लांट वहाँ पर ग्रो करेगा वो फ्लोरा होगा। Similarly, the animals which by nature inhabited a particular area are called fauna of that area. जो एनिमल्स हैं fauna, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था पहले। फ्लोरा क्या होता है, हमारा जो वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, और फोना वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। फ्लोरा इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स विच इनहेबिटेड बाय नेचर इज अ पर्टिकुलर area of or region. Similarly, fauna is collection of scientific descriptions of animals which by nature inhabited a particular area or region. आगे है आता हमारा ecosystem. Ecosystem includes all living and non-living objects in an area and their interaction with each other. जो ecosystem होता है इसमें क्या होता है हमारा, includes all living and non-living objects. इसमें all living और non लिविंग ऑब्जेक्ट्स को किया जाता है मेंशन इन एन एरिया एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, और उनके इंटरेक्शन ईच अदर मतलब कि उनका क्या रोल है एक दूसरे की लाइफ में।
ईच ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हर एक ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अगर आप कहते हो ना कि काश मच्छर नहीं होते इस दुनिया में, है ना, तो पता क्या हो सकता था? पहली बात ये हो सकती थी कि जो आपका खून है ना, आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही खून होता और वो क्लॉट होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते, उसके प्यूरीफाई होने के चांसेस कम होते, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा संकट हो सकता था, आपके ऊपर पड़ सकता था। उसके बाद जो ये जो मच्छर होते हैं ना, ये सिर्फ इसका काम नहीं करते, थोड़ा सा पॉलिनेशन का काम भी करते हैं, है ना। फिर उसकी वजह से अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो आप जानते हो क्या होगा, ना कोई फल ना कोई फूल, और आप बनोगे फूल। नेक्स्ट है ईच ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये तो हो गया। द ऑर्गेनिजम्स वाइल लिविंग ऑन द अर्थ आर इंटरैक्टिंग विद वन एंड अदर एंड ऑल्सो विद देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, उसका दूसरे की लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है, और इन लोगों की सराउंडिंग से भी ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक लिंक बढ़ जाता है। सनलाइट, सॉइल, एयर एंड वाटर, द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज़ फॉर देयर सर्वाइवल। इनकी जो इंटरेक्शन है ये इनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर अनदर, फूड चेन इज लिंक्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट ऑफ द मेंटेन द continuity of life. Ultimately the entire ecosystem is a self-sustaining life support system. ये तो हम बात सीख कि एक के बिना दूसरा जी नहीं सकता। अब इसको एक्सप्लेन करके समझिए। हाँ, सबसे पहले लेते हैं एक पेड़ को। अब इस पेड़ में से थोड़ा सा फल खाएगा चूहा, थोड़ा सा फल खाएगा रैबिट, थोड़ा सा फल खाएगा गोट, है ना। अब चूहे को खाएगा रैबिट, आउल, वाइल्ड कैट और स्नेक, है ना। अब हम लोग जाते हैं रैबिट पे। रैबिट को खाएगी कैट, पर रैबिट ने तो चूहे को भी खा रखा है, इसका मतलब कैट किसी ना किसी तरीके से चूहे को भी खाती है, एक तरीके से। अब जो हमारा रैबिट है इसको जैकल भी खाएगा, इसका मतलब जैकल भी किसी न तरीके से माउस को खाता है, जबकि उसने माउस को खाया नहीं है, लेकिन जो रैबिट के पेट में माउस था उसको तो जैकल ने खा लिया। हाँ, अब जैकल जो गोट को खाता है ना, तो जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारे कार्निवोरस है ना, ओमनिवोरस और सारे एनिमल्स थे, ये अब पूरा भाई ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। अब अगर ट्री नहीं होंगे तो गोट ट्री को नहीं खाएगी, है ना, उसके प्रोडक्ट्स को नहीं खाएगी, प्लांट प्रोडक्ट्स को, तो फिर वो मर जाएगी। फिर जैकल भी किसी चीज़ को नहीं खा पाएगा, फिर वो भी मर जाएगा, फिर ओज़ोन भी अल्टीमेटली मर ही जाएगा। अब आप देखिए आगे, तो यहाँ पर माउस को ऑल भी खा रहे हैं और स्नेक भी खा रहे हैं, पर स्नेक सॉरी फ्रेंड्स, पर स्नेक को खा रहा है हमारा काइट किसका, ये ईगल को खा गया यहाँ पर काइट। तो अल्टीमेटली सब लोग चूहे को खा रहे हैं, क्योंकि चूहे को हर किसी ने खाया है सिर्फ ट्री के, एक ट्री है जो सुधरा है, ट्री ने और गोट के अलावा सब ने चूहे को खाया है। कितनी अजीब बात है ना, कितना बड़ा फूड चेन है। बेचारा चूहा तो मर ही गया, कितनी बार मरा यार, कितनों के पेट में गया। ठीक, आगे नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट। एनिमल को देख लिया, फॉरेस्ट को देखते हैं। फॉरेस्ट इज द प्लेस सपोज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी टुडे मेजर थ्रेट्स टू इकोसिस्टम इज डिफॉरेस्टेशन। अब इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ों को काटना, जलाना, या फिर उनको मतलब कि बस पेड़ को अपनी जगह पर नहीं रखना, उनको कुछ भी कर देना, उनका ख़राब कर देना, उनको काट के उनकी फर्नीचर बना देना। पर अब वो पेड़ तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना, तो इसकी वजह से वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो फिर वो डिफॉरेस्टेशन ही। अगर डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है और उसके कॉजेज क्या क्या हैं, किस वजह से होती है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द क्लीनिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं हम, जब एक फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया जाता है फिर डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन बिगिंस with the cutting and felling of trees over a vast area which has been a good habitat for wild animals। अब abode को हम क्या कहते हैं, habitat, है ना। अब वाइल्ड एनिमल्स के पास रहने की जगह फॉरेस्ट है। अब आजकल हम लोग देखते हैं कि हाथी रोड पे चल रहा है ना, या फिर
जो शेर है वो रोड पे आ रखे हैं, है ना। क्यों आ रखे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट में उनके पास जगह नहीं है रहने की, क्योंकि सारे पेड़ काट दिए गए। अब वो रोड पे नहीं आएंगे तो क्या आपके घर के अंदर बैठेंगे? नहीं ना, तो रोड पे ही आएंगे, कहाँ जाएंगे? और मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, क्या क्या होते हैं मेजर कॉजेज? ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल कॉजेज। अब हम देखते हैं मैडम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिजल्टिंग इन डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हार्मिंग द फॉरेस्ट्स आर मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हार्मिंग द फॉरेस्ट आर मैन मेड कॉजेज। ये मैन मेड होते हैं कि जो, मान लो कि अगर मेरी वजह से फॉरेस्ट तबाह हो गया तो वो किस पे आएगा? सारा इल्ज़ाम मेरे पे, तो वो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। The purpose of cutting of trees and clearing the forest land by man may be for the following purposes. किस पर्पस की वजह से? Urbanization and increasing human population in a major cause of deforestation. जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब आप तो देख ही रहे हो कि रोज कोई ना कोई बंदा अपना नया घर बनाता है, ऐसे बड़े बड़े महल बनाते हैं, रहेंगे 4 लोग ही उसमें, लेकिन बनाएंगे बड़ा सा महल। ये क्या बात हुई? बाकी जगह क्या किसके लिए? फिर किसके लिए, है ना? मानते हो ना मेरी बात? फिर क्या करें हम? तो इसकी वजह से कितना सारा जो सरफेस एरिया वो वेस्ट हुआ, जहाँ पर फॉरेस्ट था कभी। तो इसी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, हाउसिंग और सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। अब कल्टीवेशन हो रही है, जैसे कि हाउसिंग हो रही है और सेटिंग अप हो रही है इंडस्ट्री की, तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा कॉज है, जिसकी मैंने आपको समझा दी था वैसे ही है। यूज़ ऑफ वुड एज फ्यूल फॉर मेकिंग पेपर और वुड प्रोडक्ट्स सच एज मैच स्टिक्स, स्प्रिंकलर्स और प्लैंक्स फॉर बोट्स, कर्ट्स एंड वुडन क्रेट्स। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था कि जो हम फर्नीचर बनाते हैं अपना वुड से, वही है बस ये। यूज़ ऑफ टिम्बर फॉर फर्नीचर, हाउसिंग एंड इंडस्ट्री। अब टिम्बर क्या होता है? टिम्बर ना, मान लो कि सबसे अच्छी वैरायटी की वुड होगी ना, उसे हम मतलब टिम्बर उन्हीं में से एक है, जो सबसे अच्छी अच्छी वैरायटी की वुड्स होती है ना, उन्हीं में से एक है टिम्बर। अब टिम्बर को काटा जा रहा है बहुत ज़्यादा, ताकि उससे हम अच्छी मतलब कि चलने वाले हाउसेज और इंडस्ट्री बना सकें। आगे नेचुरल कॉजेज क्या क्या है? तो मैं बता देता हूँ ऐसे: फॉरेस्ट फायर, climatic changes, storm and cyclones, earthquakes, landslide along the hilly terrain। अब मैं दिखाता हूँ आपको फॉरेस्ट फायर की वजह से कैसे। फॉरेस्ट फायर हम तब कहते हैं जब पूरे जंगल में आग लग जाए, फिर जंगल के बहुत बड़े एरिया में आग लग जाए, है ना। मान लो किसी जानवर की वजह से या फिर किसी और वजह से आग लग गई, किसी भी वजह से, है ना, तो अब वो एक पेड़ पे तो रुकेगी नहीं, पूरे जंगल में जाएगी, तो उसी वजह से फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट जल जाएगा। फिर उसी वजह से फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी। आगे है क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे करते हैं। अब क्लाइमेटिक चेंजेस एज सर्व ड्रॉट। मान लो कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो बाढ़ की वजह से क्या होगा? आधे पेड़ तो उखड़ जाएंगे। उसके बाद मान लो कभी ड्रॉट आ गया, ड्रॉट पड़ गया मतलब कि सूखा पड़ गया पूरा, ना कोई पानी मिला फॉरेस्ट को, ना कुछ मिला। उसकी वजह से क्या होगा? ऑटोमेटिकली पेड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो सूखे मर जाएंगे। आगे है स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। अब अगर बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आया, ये बहुत ज़्यादा साइक्लोन आया, आपने देखा ही होगा कैसे साइक्लोन अपने अंदर सारे पेड़ों को खींच के, उनको हवा से खींच के तबाह कर देता है। वह स्टॉर्म्स क्या करती हैं? उनको टेढ़ा कर देती हैं, जिनकी रूट्स हिल जाती है और वो सही से न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं कर पाते और फिर सूख जाते हैं। अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक आएगा तो फिर जैसे कि उन्होंने मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखा हो तो उसमें क्रैक आएगा, जिसकी वजह से उनकी रूट्स तबाह हो जाएंगी, फिर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। लैंडस्लाइड, अब अगर लैंडस्लाइड होगी तो फिर जितने भी उस लैंड के ऊपर पेड़ थे, उनकी रूट्स थी, वो सारी हिल जाएंगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लडिंग, रिवर एंड डेल्ग। ये तो मैंने आपको समझा दिया, इसकी समझाने की ज़रूरत नहीं। आगे है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको अभी तो समझा नहीं पाऊँगा, अगली वीडियो में समझा दूँगा। उसके लिए अगर मैंने तब तक बना दी होगी तो फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको पूरे साल का साइंस और एसएसटी का चाहिए तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो स्टार्ट, बाय बाय, सी यू।